स्टेट वर्सेस मार्केट, सेकंड पार्ट, कमांड इकॉनमी। पिछले हिस्से में आपने देखा था कि दो तरह की आर्थिक प्रणालियों में एक प्रणाली होती है मार्केट सिस्टम और दूसरा होता है कमांड इकॉनमी का सिस्टम। इस सेक्शन में हम आपको कमांड इकॉनमी के बारे में बताएंगे। और कमांड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो कि सरकार के नियंत्रण में चलती है, बल्कि सरकार चलाती है। उत्पादन सरकार करती है, उसका वितरण भी सरकार करती है, उत्पादन के साधन भी सरकार के होते हैं, बचत और विनियोग भी सब सरकार की होती है। जो कुछ भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सरकार कराती है और उसके निर्देश होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कमांड इकॉनमी, यानी सरकार के आदेशों से चलने वाली अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली। ऐसी प्रणाली की विशेषता, इसकी अच्छाई बुराई आदि के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ तक मीनिंग ऑफ कमांड इकॉनमी है तो कुछ सेंटेंस से हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और पहला है, कमांड इकॉनमी और प्लान्ड इकॉनमी और स्टेट इकॉनमी और स्टेट गवर्न इकॉनमी इज दैट इकॉनमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस related to production and distribution are taken by the state। राज्य निर्णय लेता है। The state makes long term and short term plans। वो प्लान बनाता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि 25 साल का प्लान, 20 साल का प्लान, 15 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, 5 साल का प्लान, ये सब लॉन्ग टर्म प्लान कहे जा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म प्लान, 1 साल का प्लान, 1 साल का बजट। तो ये व्यवस्था वो व्यवस्था है जो कि प्लानिंग से चलती है। देयर इज नो मार्केट मैकेनिज्म। कोई मार्केट का मैकेनिज्म नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म माने कीमतों का बढ़ना, कीमतों का घटना और उससे सब चीज का नियंत्रित हो जाना। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि स्वतः नहीं चलती। इसको चलाने के लिए सरकार को हर चीज को सोचना पड़ता है और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे भारत ऐसा देश है, यहाँ 135 करोड़ लोग हैं और कपड़ा सिलने वाली सुई कितनी चाहिए देश को 1 साल के अंदर या 10 साल के अंदर, ये भी प्लान करना पड़ता है। कितने जहाज चाहिए ये भी प्लान करना पड़ता है। तो ये कमांड इकॉनमी में प्लानिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर प्लानिंग ठीक नहीं है तो कमांड इकॉनमी ठीक से चल नहीं सकती है। तो पहली बात, कमांड इकॉनमी का मतलब ये निकलता है कि एक कमांड इकॉनमी वो इकॉनमी है जो कि प्लान के थ्रू चलती है और जहाँ प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करता है। डेफिनेशन ऑफ कमांड इकॉनमी कुछ हैं जिनकी चर्चा कर लेते हैं। कमांड इकॉनमी इज एन इकॉनमी दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड अवेलेबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर पब्लिकली ओन्ड। मतलब ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि प्लान है और इसको प्लान करने के लिए जो केंद्र में बैठिया संस्कार है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो निर्मित करती है पूरा प्लान और पूरा देश उसी के हिसाब से व्यवहार करता है। और साथ ही साथ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब को सरकार इसकी मालिक भी है और इसका वो जैसे चाहे वैसे प्रयोग करती है। तो एक परिभाषा इस तरह की है। दूसरी परिभाषा है, कमांड इकॉनमी इज एन इकॉनमी वेयर द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड
and distributed by the government। एक ऐसी व्यवस्था है, एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन और वितरण सरकार करती है। व्यक्ति उत्पादन में सहायक होता है, लेकिन निर्णय सरकार का है। किस खेत में क्या बोना है, उत्पादन को कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये सरकार तय करती है। किस चीज़ का उत्पादन करना है, ये भी सरकार तय करती है। और उसका वितरण भी करती है। वितरण का मतलब हर आदमी को कितना मिलेगा, एक परिवार के लिए कितनी सुई बनेगी, कितना कपड़ा बनेगा, कितना राशन मिलेगा, और उसके प्लान के हिसाब से ही ये सरकार डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करती है। तो ये कमांड इकोनॉमी होती है। ए प्लान्ड इकोनॉमी is a type of economy where investment, production and allocation of resources take place according to economic plans and production plan of the government। यही बात कही जा रही है इस परिभाषा में भी कि प्लान बनाया जाता है और जो प्लान वे में काम करती है, सरकारी प्लान के हिसाब से काम करती है अर्थव्यवस्था, उसको हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। इसी तरह अ कमांड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी इंडस्ट्रीज यानी उत्पादन के केंद्र, खेती भी, कृषि भी, सब कुछ सरकार की मिल्कियत में है और सरकार ही इसका प्रयोग करती है और इसके माध्यम से उत्पादन और अपनी योजनाओं के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इन कमांड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज गवर्नमेंट, not the individuals, that decide what to produce, how to produce, how much to produce and for whom to produce। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार सब कुछ तय करती है। आदमी नहीं तय करता, व्यक्ति नहीं तय करता, कोई परिवार नहीं तय करता, सरकार तय करती है कि क्या बनेगा, क्या उत्पादित होगा, कितनी मात्रा में उत्पादित होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी से उत्पादित होगा और किसके लिए होगा। कोई चीज़ बन रही है, मान लीजिए कि स्कूटर बन रही है, तो स्कूटर तो सबको दी नहीं जा सकती, तो सरकार ये तय करेगी कि देश में 1 करोड़ स्कूटर की ज़रूरत है और इन लोगों को मिलेगी, इसलिए 1 करोड़ की ज़रूरत है, 1 करोड़ बनाई जाए। तो ये भी वो डिसाइड कर लेती है कि किसको देंगे कौन सा सामान, और उसी के हिसाब से वो बनाने का काम करती है। यानी इन सभी परिभाषाओं में ये लिखा हुआ है कि कमांड इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था है जो कि निर्देशों से चलती है, और निर्देश का आधार है प्लान, और प्लान का आधार है ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे आप समझ सकते हैं, हमें औद्योगिक विकास की गति 10% रखनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, टारगेट हो गया। अब इसको हमें प्राप्त करने के लिए उद्योगों को किस तरह से विकसित करना होगा, कितना उत्पादन करना होगा, किन किन चीज़ों को बनाना होगा और ये किन किन लोगों को दी जाएगी, ये सारी बातें एक योजना के अंतर्गत आ जाती हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर योजना है, और योजना को पूरा करने के लिए सरकार निर्देश देती है जिसे हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, और अर्थव्यवस्था इस तरह से कमांड से चलती है, इसलिए इसको कहते हैं कमांड इकोनॉमी। परिभाषाओं में भी आप जानते हैं कि विशेषताएं लिखी हैं, लेकिन इनको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड इकोनॉमी, आपसे सवाल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो इनको पॉइंट वाइज पढ़ना ही अच्छी बात होती है, और परिभाषा में लिखने के साथ साथ जब अगर कभी पूछा जाए सवाल इस तरह का कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, तो 1-2 डेफिनेशन भी लिख देनी चाहिए, और फिर पॉइंट वाइज सारे के सारे जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिखना चाहिए। द फॉलोइंग आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड इकोनॉमी। पहला है अ सिस्टम ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज, समाजवादी देशों में इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे देश जो समाजवाद की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हों, पूंजीवाद के लिए नहीं। पूंजीवाद में हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को और व्यक्ति की उपलब्धि को और व्यक्ति की अचीवमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर हर व्यक्ति अमीर हो तो देश अमीर हो जाएगा, ये एक सोच हो सकती है। लेकिन समाजवादी देश इस परिकल्पना पर आधारित होते हैं कि व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक व्यक्ति के हितों को कुर्बान किया जा सकता है समाज के हितों के लिए, और समाज के हित महत्वपूर्ण है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में कमांड इकोनॉमी काम करती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट इकोनॉमी काम करती है। दूसरी इसकी विशेषता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनो, इस विचारधारा से यह अर्थव्यवस्था काम करती है। समाज का अधिकतम कल्याण हो। समाज का अधिकतम कल्याण व्यक्ति के अधिकतम कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का अधिकतम कल्याण हो जाए तो समाज का अधिकतम कल्याण हो जाएगा, लेकिन व्यक्तियों के आपसी कल्याण आपस में टकराते हैं तो समाज के कल्याण को कम कर देते हैं। इसलिए इस अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनी होती है कि व्यक्ति का अहित अगर होता है तो हो भी जाए, लेकिन समाज का अधिकतम लाभ होना चाहिए। तीसरी बात, गवर्नमेंट टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन। ये अभी हमने आपको बताया। इकोनॉमिक डिसीजंस का क्या मतलब होता है? आर्थिक निर्णय क्या है? किस चीज का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उसे लोगों में कैसे वितरित किया जाए और हर किसी को मिल जाए और देश का अधिकतम कल्याण हो, समाज का अधिकतम कल्याण हो। तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये मार्केट या व्यक्ति नहीं लेता। केंद्र में बैठी हुई सरकार या केंद्रीय अधिकारी जो है वो ये निर्णय लेता है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए, उत्पादन किस तरह से किया जाए, कितना किया जाए, कि समाज का अधिकतम कल्याण हो, इसके लिए वो आर्थिक निर्णय लेता है। इट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी मेनली प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार आपको इस बताया कि ये प्लान्ड इकोनॉमी है। आप भारत के संदर्भ में जानते हैं, भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो पूरा देश विकास, ये योजना क्या थी? देश के विकास की योजनाएं थी। भारत शुद्ध रूप से ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि प्लान्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, पब्लिक सेक्टर भी काम करता है। भारत में पब्लिक सेक्टर के थ्रू विकास की जो योजना बनती है उसको हम प्लान कहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर अपना विकास करता रहता है, उसका भी हम अनुमान लगा करके चलते हैं। तो मुख्य विशेषता क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था प्लानिंग से काम करती है। प्लानिंग का मतलब इस साल 50,000 कारें नई बनेंगी, ये प्लान बन गया और 50,000 कार बन गई। दूसरे सिस्टम में इसको मार्केट तय करता है। डिमांड अगर है तो कार ज़्यादा बनेगी, डिमांड अगर नहीं है तो कार नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ प्लान से काम होता है और आदेश से काम होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली एंड यूज्ड बाय द प्लान। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इन सब पे सरकार का अधिकार होता है। आप एक छात्र हैं और आपको ये आज़ादी नहीं होती कि आप ये पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे, आप लॉ पढ़ेंगे या बीए करेंगे या मेडिकल में जाएंगे, ये भी आज़ादी नहीं होती। अगर कम्युनिस्ट कंट्री है, सेंट्रली प्लान्ड है, तो वो लेबर को की भी प्लानिंग करती है, मैन पावर प्लानिंग,
कि हमको सेना में कितने लोगों की ज़रूरत है, हमको एयरोनॉटिक्स में कितने लोगों की ज़रूरत है, हमको फिजिक्स के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से लोगों का इस्तेमाल करती है। तो उत्पादन के जो सभी साधन हैं, भूमि, पूंजी, साहब, संगठन, इन सब पर सरकार का अधिकार होता है। और यूज्ड बाय प्लान माने जो प्लान में लिखा हुआ है वहां पर संसाधनों को इस्तेमाल किया जाता है। प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस घट जाती हैं। लेकिन कमांड इकोनॉमी में इन ताकतों को काम करने ही नहीं दिया जाता। इन जगहों पर कीमतें सरकार तय कर देती है। जैसे आप देखते हैं भारत में पेट्रोल का दाम एक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार तय कर देती है। अब तो मार्केट से रिलेटेड है, रोज घटता बढ़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक बार पेट्रोल की कीमत तय हो गई 40 रुपये, तो वो बहुत लंबे समय तक 40 रुपये पे बनी रहती थी, चाहे डिमांड बढ़े या डिमांड घटे, या सप्लाई बढ़े या सप्लाई घटे। ये इसकी एक विशेषता होती है। और साथ ही साथ क्वांटिटीज एंड कोटास आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो हमने उत्पादन किया ये पूरे देश को मिले, हर जरूरतमंद आदमी को मिले। उसकी पेइंग कैपेसिटी को नहीं देखा जाता, उसकी जरूरत को देखा जाता है और उपलब्धता को देखा जाता है। अनाज हर व्यक्ति को मिले तो ये तय कर दिया जाता है कि 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को मिलेगा। किसी आदमी की कैपेसिटी 10 किलो की हो तभी भी उसको नहीं मिलेगा, और किसी की 1 किलो की कैपेसिटी हो तब भी नहीं मिलेगा। 5 किलो सबको मिलेगा। तो कोटा और क्वांटिटीज दोनों इस व्यवस्था के अंतर्गत तय कर दी जाती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था के कई लाभ हैं जिसके लिए अनेक देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया। आप जानते ही हैं सोवियत संघ ने इस व्यवस्था को अपनाया था, बाद में ख़त्म हो गई। चीन ने इस व्यवस्था को अपनाया था, बाद में ख़त्म हो गई। तो बहुत से देशों ने एक समय आया था जिसमें भारत भी इस रास्ते पे चलने लगा था, समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए और कमांड इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और ये 50 से 60 का जब दशक आया तो देश में एक इस तरह की लहर थी कि पूरे देश को हम परिवर्तित करेंगे। उसी समय बहुत नेशनलाइजेशन हुआ चीज़ों का। लेकिन फिलहाल एडवांटेजेस ऑफ कमांड इकॉनमी। द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ कमांड इकॉनमी। नंबर 1, it overcomes market failures related to supply of public goods and merit goods। मार्केट इकॉनमी की सबसे बड़ी जो विशेषता है, खासियत है, बुराई है, वो ये है कि जिस आदमी के पास पैसा हो उसी को सामान मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो लेकिन उसके पास अस्पताल में जाने का और भुगतान करने का पैसा नहीं हो तो मार्केट सिस्टम उसकी कोई सहायता नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। ये किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जो कि मेरिट वस्तुएं हैं, हर किसी को मिलनी चाहिए। जैसे शिक्षा है, पूरे विश्व में हर आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, देश में हर आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए। मार्केट सिस्टम तो उसी को पढ़ाएगा जो पैसा दे सकेगा, और गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकेगा तो स्कूल नहीं जा सकेगा, और स्कूल नहीं जा सकेगा तो उसकी कमाने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो उसके बच्चे भी पैसा नहीं दे पाएंगे और स्कूल नहीं जाएंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी वस्तुएं हैं जो हर किसी को मिलनी चाहिए। मार्केट सिस्टम इसको नहीं कर पाता। उसी तरह से बहुत सी चीजें हैं पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो नॉन राइवलस कंजम्पशन होता है,
यानी एक आदमी के कंज्यूम करने से दूसरे के लिए कंजम्पशन की उपलब्धता कम नहीं होती, जैसे सड़क पर चलने की। एक आदमी सड़क पे चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी चल रहा है, ऐसे कोई नहीं दिक्कत है, तो ये नॉन राइवलस कंजम्पशन है। और दूसरी चीज एक्सक्लूडिबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। जो आदमी उसका प्रयोग करने की कीमत नहीं दे रहा है उसको वंचित कर दिया जाए, यह भी एक विशेषता होती है। मार्केट सिस्टम में जिसके पास पैसा नहीं है उसको वो सुविधा नहीं मिलती। मार्केट सिस्टम में अगर कोई छात्र पढ़ना चाहता है, योग्य है, और पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता, यानी पैसा नहीं है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल कंजम्पशन। जैसे दिवाली आ रही है, आप अपना घर सजा रहे हैं, सब लोग अपना घर सजा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, तो कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मेरे घर की ओर मत देखो, अगर देखोगे तो पैसा दो, हमने सजाया, हमारी कॉस्ट आई है, हमारी कॉस्ट की रिकवरी होनी चाहिए, तुम्हारे सुख मिलने से, तुमको आनंद मिलने से, आप उससे पैसा नहीं वसूल सकते हो। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, कंज्यूम तो कर ले जाएगा और आपको पैसा नहीं देगा। इस पर हम लोग कभी अगले चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड और मेरिट गुड में, तो तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो इतना ही है कि मार्केट सिस्टम फेल हो जाता है पब्लिक गुड की सप्लाई में और मेरिट गुड की सप्लाई में, और कमांड इकॉनमी इसमें सक्सेसफुल रहती है। नंबर 2, इट हैज़ लेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जब सभी साधन सरकार के हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, और सभी संपत्ति सरकार की है, तो आर्थिक असमानता पैदा कैसे होगी? किसी का कुछ नहीं है, जीरो, तो आर्थिक असमानता कैसे पैदा होगी? लेकिन समाजवादी देशों में थोड़ी बहुत असमानता होती है भी है, बहुत से कारणों से, ठीक है, लेकिन असीमित असमानता नहीं होती जैसे आज दुनिया के देशों में है कि अधिकांश 80-90% लोग गरीब हैं, गरीब आय उनकी बहुत कम है, और 10% लोग इतने अमीर हैं जिनसे उनका कोई मुकाबला ही नहीं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो कम होती है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। रोजगार बढ़ जाता है। रोजगार इसलिए बढ़ जाता है कि सरकार के पास जो साधन है उसको इस्तेमाल करना है। जैसे चाइना में आज के 20 साल 30 साल पहले की बात बता रहे हैं, अगर किसी पहाड़ को गिराना हो तो मशीन का नहीं इस्तेमाल करते, वो आदमी लगा देते थे और धीरे 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 काट करके पहाड़ आदमी हटा देते थे, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, काम मिल जाता था। इसमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ इससे कोई मतलब नहीं था, हमको पहाड़ हटाना है, हम हटा दिए। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगा करके सबको रोजगार दे दिया। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ठीक उल्टा हो जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है। अगर आदमी लगाने से प्रॉफिट ज़्यादा है तो आदमी लगाया जाता है, अगर मशीन लगाने से प्रॉफिट ज़्यादा है तो मशीन लगाया जाता है। तो धीरे धीरे सभी के समझ में आ गया है कि मशीन बेहतर काम करती है, अच्छा काम करती है, शांति से काम करती है, कोई समस्या नहीं पैदा करती, तो मशीन का इस्तेमाल होता है, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो कमांड इकॉनमी में चूँकि हमें लोगों को रोजगार देना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है और इस रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी चुनते हैं जिससे अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सके। इट डजंट एक्सप्लॉइट लेबर बाय सेलेक्टिंग ए सोशली एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी। श्रम का कोई शोषण ऐसी व्यवस्था नहीं होता, और अगर होता है तो सभी प्रकार के श्रमों का शोषण होता है, वो देश के हित में शोषण किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के हित में शोषण नहीं होता। It can generate unlimited resource for heavy industries, restricting consumption.
ऐसी व्यवस्था को जो सेंट्रली कंट्रोल्ड है, अथॉरिटी केंद्र में बैठी हुई है और उसे ये लगता है कि देश की रक्षा के लिए हमें बहुत बड़ा विनियोग करना है, तो कर लेती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा विनियोग की ज़रूरत है, कर लेती है, क्योंकि एक निर्देश के हिसाब से कंजम्पशन को घटाने की कोशिश की जाती है, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और रिसोर्सेज पैदा हो जाती है। इट में प्रोवाइड फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट सफिशिएंटली। ये भी इसकी एक अच्छाई है कि हेल्थ के लिए जितना पैसा चाहिए, क्योंकि वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर उसी से जुड़ा हुआ है, तो जितना संसाधन चाहिए व्यवस्था हो जाती है। एजुकेशन मार्केट पर तो डिपेंड नहीं करता और ये मेरिट गुड है, सबको मिलनी चाहिए, सरकार सबको एजुकेशन देने की कोशिश करती है, उसके लिए भी पैसा उपलब्ध हो जाता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत पैसे की ज़रूरत है। सरकार के एक आदेश से इन्वायरमेंट की गंदगी को, पॉल्यूशन को रोक दिया जाता है और साथ ही साथ उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं करनी है कर ली जाती हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये मार्केट इकॉनमी में नहीं होता। मार्केट इकॉनमी में हेल्थ के लिए पैसा है, लेकिन हेल्थ उन्हीं को प्राप्त होगी जिनके पास चुकाने की क्षमता होगी। शिक्षा उसी को प्राप्त होगी उच्च स्तरीय जिसके पास चुकाने की क्षमता होगी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे जो काम होगा उसकी कॉस्ट आएगी, लोग लगाते नहीं हैं, लोग उस कॉस्ट को बचाते हैं। तो कमांड इकॉनमी में फ़ायदा यही है कि इन सब चीज़ों के लिए, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर है, जिसका उद्देश्य लोगों की भलाई है, देश की भलाई है, वहाँ के लिए रिसोर्सेज पैदा हो जाते हैं। और साथ ही साथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इज मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इस अर्थव्यवस्था का, इस आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाना है। समाज के लोगों में जो दो लोग हमारे नागरिक हैं, उन लोगों की विकास का काम करना है, उनके सामाजिक विकास का और उनके सामाजिक कल्याण का काम करना है। इस उद्देश्य से ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं। द फॉलोइंग आर मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ कमांड इकॉनमी। फॉल्टी प्लानिंग, प्लानिंग सटीक नहीं हो पाती, और उसका कारण क्या है कि सटीक प्लानिंग करने के लिए वर्तमान में जो स्थिति है और भविष्य में जो स्थिति आप चाहते हैं, उनके लिए आपको डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए, आपके इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है आने वाले समय में, उसका पता होना चाहिए। रियल डिमांड कितनी होगी जो कि लोगों को सेटिस्फाई करे, उसका पता होना चाहिए। लेकिन इसका पता लगाना लगभग असंभव है, तो प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। आप 20 साल बाद के लिए प्लान कर रहे हैं, 20 साल तक आप वैसे ठीक उसी रास्ते पे नहीं चलेंगे। आप 5 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, 5 साल आप उसी तरह से रास्ते पे नहीं चलेंगे। कभी सूखा आ सकता है, कभी देश में मंदी आ सकती है, विश्व में मंदी आ सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। भारत में भी हम जानते हैं इस चीज़ को कि पहली पंचवर्षीय योजना चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमें लगने लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमने एक साल ईयरली प्लान बना के काम चलाया, फिर दूसरे साल ईयरली प्लान बना के काम चलाया, फिर तीसरे साल ईयरली प्लान बना। 5 ईयर प्लानिंग हम कर ही नहीं पाए, और अब तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 5 ईयर प्लान को हमने छोड़ ही दिया है। दूसरी बात, रिसोर्स एलोकेशन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये बात भी है। रिसोर्सेस जो हमारे हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, या जो हमको कारखाने लगाने हैं, ये विकास करना है, वहाँ पर हमको ये
इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार में बैठे कुछ लोग जो दबाव वाले हैं, प्रभावशाली हैं, वो किस तरह विकास चाहते हैं। ऐसा कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है जो प्लानिंग कर देता है। वोट के आधार पर पार्लियामेंट में या सरकार में ये तय होता है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, और पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। इसलिए इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं होती, पॉलिटिकली वो अच्छी हो सकती है। नंबर 3, ब्यूरोक्रेटिक एब्यूजेस लाइक ब्लैक मार्केट एंड ब्लैक मनी। ऐसी अर्थव्यवस्था में जो कि सेंट्रली प्लान्ड होती है, सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार में बैठे हुए जो शासक हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और योजनाओं को इस तरह से प्रभावित कर लेते हैं कि उनका व्यक्तिगत फ़ायदा हो, लेकिन पैसा जो उनको प्राप्त होता है उसको वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। काले धन के रूप में वो अपना जमा करते जाते हैं, चाहे अपने देश के बैंक में, चाहे विदेशों के बैंक में। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केट भी पैदा होता है, ये इसकी एक बुराई है। और फॉल्टी प्राइसिंग सिस्टम, सरकार जो कीमतें तय करती है वो नीतिगत होती हैं। जैसे आपने एक समय देखा था कि रेलवे का किराया कई सालों तक बढ़ा नहीं, क्योंकि सरकार और जो रेल मंत्री थे वो कहते थे किराया नहीं बढ़ना चाहिए, कॉस्ट चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन जनता को किराया ना देना पड़े। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो किराया तय होना चाहिए था वो नहीं तय होता, पॉलिसी से तय होता है। तो रेलवे घाटे में रहती थी और सरकार को बजट से सपोर्ट करना पड़ता था। तो अगर सारी कीमतें सरकार तय कर देती है तो ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ये सरकार के लोगों की में रहे लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करता है कि कीमत बढ़ने दी जाए या न बढ़ने दी जाए। तो जो भी कीमत तय होती है वो एक साइंटिफिक नहीं होती है और उसका कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता। इकोनॉमिक्स में कोई भी कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है, और सप्लाई कॉस्ट से तय होती है। तो कॉस्ट बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक कॉस्ट बढ़ेगी तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट घटेगी तो कीमत घटानी पड़ेगी। लेकिन कमांड इकॉनमी में इस तरह का नहीं होता और उससे अर्थव्यवस्था के संतुलन की समस्या आती है। इसके अलावा लो मोटिवेशन एंड लेस इनोवेशन। ऐसे देशों में निजी संपत्ति रखने का बहुत अधिकार नहीं होता, निजी संपत्ति पर रोक होती है। तो काम करने की बहुत इच्छा और बहुत इनोवेशन करने की इच्छा नहीं होती है। जो कुछ चल रहा है, जो कुछ तय कर दिया गया है उसको चलने दो, कोई नए प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ इनएफिशिएंट फर्म्स। सरकार के जो कारखाने लगाते हैं, अगर कंपटीशन का माहौल है, कंपटीशन है, एक दूसरे को हराने की प्रतियोगिता है, तो अर्थव्यवस्था में वही कंपनियां या फर्म टिक पाती हैं जिनको प्रोडक्शन से लाभ होता है, और जिनको हानि होने लगती हट जाती है। लेकिन कमांड इकॉनमी में हानि लाभ का कोई मतलब नहीं, सरकार के आदेश से चलती रहती हैं, सरकार के आदेश से बंद हो सकती हैं। तो कंपनी ठीक से काम कर रही है, कारखाना ठीक से चल रहा है, कॉस्ट जितनी आ रही है उससे ज़्यादा रेवेन्यू पैदा हो रहा है, ये सब कोई कंसिडरेशन नहीं है, और इसलिए इनएफिशिएंट फर्म्स भी काम करती रहती हैं, उससे इकॉनमी को लॉस होता है। रेस्ट्रिक्शन ओवर इकोनॉमिक फ्रीडम। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, न तो प्रोड्यूसर को और न तो कंज्यूमर को, इसलिए इनोवेशंस भी कम हो जाते हैं और कंजम्पशन पर रिस्ट्रिक्शन होता है, तो देश आगे बढ़ने की गति कम हो जाती है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऐसे देश सामान्यतः क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में काम करते हैं, उनका विदेशों से कोई व्यापार नहीं होता,
वो अपने ही देश में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो कितना आयात करना है, कितना निर्यात करना है, ये सब बहुत नियंत्रित मात्रा में होता है और ग्रोथ उसकी कम होती है, एक ये भी है। और रेड टेपिज्म, निर्णय लेने में बहुत विलंब होता है। सरकार की कई समितियां होती हैं जो निर्णय लेती हैं, अगर प्राइस बढ़ानी है तो उसके लिए भी काफ़ी समय लगता है, और फाइलें में, सरकारी फाइलों में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, कागज़ों के जाने में बहुत समय लगता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में निर्णय तुरंत के तुरंत नहीं होते, एक्शन लैग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बोथ द इकोनॉमिक सिस्टम्स, कमांड इकोनॉमी एंड प्लान इकोनॉमी, आर नॉट परफेक्ट सिस्टम। द मार्केट सिस्टम फेल्स and the government system also fails. Therefore, it is suggested that for the proper running of economic system, we should have mixed economy where private sector be allowed to produce private goods and the state should work for providing public goods and merit goods. It is good that private sector be allowed for production and government sector should work for enhancement of welfare of society and people of the country. ये देखा जाइए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, अनुभव से स्पष्ट है कि ना तो प्राइवेट सेक्टर अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से चला सकता है और न पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से चला सकता है। दोनों की अपनी कमियां हैं। अगर इन दोनों का एक आदर्श मिश्रण तैयार किया जाए तो अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है। आज विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से मिक्स्ड इकॉनमी हैं। थोड़ी सी सरकार है या ज़्यादा ही सी सरकार है, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर है या ज़्यादा सा प्राइवेट सेक्टर है। ये सारी अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया के सभी देश मिक्स्ड इकॉनमी वाले देश हो गए हैं। चीन भी, रूस भी, और सभी देश आज मिक्स्ड इकॉनमी वाले हैं। और इसमें यह माना जाता है कि जो काम बाजार अर्थव्यवस्था अच्छे से कर सकती है उसको बाजार अर्थव्यवस्था को करना चाहिए, और जो काम सरकार अच्छे से कर सकती है उसे सरकार को करना चाहिए। तो इस डिबेट का निष्कर्ष ये है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपूर्ण हैं और दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक आदर्श मिश्रण एक अच्छी आर्थिक प्रणाली को जन्म देता है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए।